नमस्कार। आज अपना जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर 2 है बुक के अंदर। वैसे टॉपिक अपना कंप्यूटर सिस्टम है। अब कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है और इनमें इनपुट पेरिफेरल डिवाइस को कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आने वाली हैं। और कंप्यूटर सिस्टम अगर बात करें तो आसपास के जो इन्वायरमेंट है, बातचीत करने के लिए जो भी पेरिफेरल डिवाइसों का उपयोग करते हैं, इनकी जो मेन मोटे तौर पे 3 कैटेगरी रहती है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट ओब्लिक आउटपुट, मतलब जो बोथ में आ जाती है वो डिवाइस आ जाती है। और सबसे पहले जो आता है अपना कंप्यूटर को स्टार्टअप। अब स्टार्टअप डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, उसका पावर ऑन बटन दबा के शुरू करते हैं और उसके बाद जो है हमारा जो स्क्रीनिंग आती है उनके स्टेप्स को पालन करना पड़ता है। जैसे उसका वो बूटिंग सीक्वेंस है या कोई अदर आईडी पासवर्ड है, वो हमारा इसको फिल करना होता है। जैसे अभी अपने देखते हैं भाई, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इस तरह की हमारे को स्क्रीनें देखने को मिल जाती हैं। अगर या तो सीधा डेस्कटॉप आ जाता है या फिर हमें क्या होता है, डायरेक्टली लॉगिन स्क्रीन पे हमें क्या डालना पड़ता है, पासवर्ड एंटर करके फिर आगे वर्कआउट करना पड़ता है। और फिर लॉगिन स्क्रीन अगर बना रखी है तो हमें लॉगिन स्क्रीन आएगी, अदरवाइज हम उस पर सीधा एंटर डेस्कटॉप पे रिडिक्रेट हो जाते हैं। अब ये लॉगिन स्क्रीन का फंडा क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट व्यवस्थापक। इसमें यूजर्स जो है हमारे दो टाइप के रहते हैं यूजर। एक तो आ जाता है यूजर स्टैंडर्ड यूजर और एक आ जाता है एडमिन यूजर। एडमिन यूजर और स्टैंडर्ड यूजर में क्या डिफरेंस है? स्टैंडर्ड यूजर जो है सीधा फोन उसे उपयोग करता यूज कर ले सकते हैं और एज पर एडमिन गाइडलाइंस कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ने जो भी उसकी सेटअप कर रखा है उसके हिसाब से वो वर्कआउट करता है। मैं डेली यूज़ के लिए स्टैंडर्ड यूज़र ज़्यादा फायदेमंद रहता है वो। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे कंप्यूटर को, पूरा कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। कोई भी किसी भी प्रकार की सेटिंग्स में बदलाव करना हो तब हमारा क्या है, एडमिन यूज़र ही, एडमिनिस्ट्रेटर ही वर्कआउट लेना चाहिए। फिर है कंप्यूटर के डेफिनेशंस आ गई, नॉर्मल डेफिनेशंस जो है एक कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि एक उपकरणों डिवाइसों से बने होते हैं और ऐसे इनपुट डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और स्टोरेज करते हैं और निश्चित रूप में परिणाम देते हैं। इसका मतलब जो फैक्ट्स या फिगर्स हैं जो कि डाटा का एक इनपुट डिवाइस माध्यम जैसे कि कीबोर्ड हो सकता है या उससे उपयोग कर लेते हैं और स्टोरेज भी किया जाता है और साथ ही साथ किए गए सेट या निर्देशों के ऊपर क्या करता है, प्रोसेस करता है। और ये जो विद्युत संकेत सिग्नल हैं ऑन ऑफ को ही समझ सकते हैं, जैसे जब 0 1 बोल देते हैं नॉर्मली, या ऑन ऑफ रहता है। और इनके अंदर जो सूचना प्रणाली के जो मुख्य भाग हैं वो है हमारा डाटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोसीजर है और पीपल। और लोग लोग क्या है, पीपल, जो कि सूचना प्रणाली के 5 भागों में से एक महत्वपूर्ण है जो कि हमारे उत्पादों को प्रभावी बनाता है। और फिर आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर क्या है, एक दिशा निर्देश जो कि लोगों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूज करते हैं और उसके साथ साथ प्रक्रिया को आमतौर पर कंप्यूटर विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स द्वारा लिखा जाता है। मतलब प्रोसीजर एक पे ऐसे नियम हो जाते हैं जो लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उपयोग करते समय इनको यूज में लेते हैं। एक प्रोसेस है भी, इसको एक फॉलो करना पड़ेगा। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इसी के अंदर अलग अलग घटक जो कि शिष्ट सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक दिए गए निर्देशों का एक सेट होता है जिसके कंप्यूटर को क्या करता है, निर्देश देता है स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें हमारा सॉफ्टवेयर वर्कआउट कराता है। और प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम दूसरा नाम सॉफ्टवेयर है। और फिर आ जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है और साथ ही साथ इसे प्रोसेस करके सूचना में बदलने की हेल्पिंग करता है। और फिर आ जाता है डाटा।
जो कि रॉ फैक्ट्स, कच्चे संसाधन, तथ्य और इमेजेस, साउंड को डेटा कह देते हैं। डाटा क्या चीज़ हो गया हमारा? रॉ फैक्ट्स, जिसके अंदर कच्चे आंकड़े वगैरह आ जाते हैं। और कंप्यूटर के तो मुख्य घटक या प्रमुख घटक कौन कौन से आ जाएंगे? कंप्यूटर के प्रमुख घटक कह सकते हैं हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट, जिसके अंदर सबसे पहले प्रोसेसर, इनपुट डिवाइसेस, ये हमारे क्या आ जाती हैं? घटक में आ जाती है। जैसे प्रोसेसर हो गया, हार्डवेयर होगा, आउटपुट डिवाइसेस होगी, मेन मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी, ये हमारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस। ये हमारे क्या हैं? मुख्य हार्डवेयर के कंपोनेंट्स। अब ये एक अपना कॉमन शब्द आ जाता है, जिसके घटक, किसी भी घटक की जिसकी भौतिक उपस्थिति हो, जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, उसके लिए डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। और फिर इसके अंदर जो पेरिफेरल डिवाइस, मतलब हाँ, अपने जो इनपुट डिवाइसेस और ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको पेरिफेरल डिवाइस भी बोला जाता है। इनके अंदर इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, जैसे हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, प्रिंटर को उपयोग में लेते हैं। और सीपीयू, जिसे बोल दिया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम आ जाता है। और प्रोसेसर एक, आमतौर पे कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाईज, सपोर्टिंग हार्डवेयर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कैबिनेट भी हो सकता है अलग अलग। तो उसके उसके अंदर मदरबोर्ड, जिसके ऊपर सारे क्या है, अधिकांश अपने क्या लग जाते हैं? कंपोनेंट्स फिट किए जाते हैं मदरबोर्ड पर। वो सारी चीज़ें इससे कुछ जुड़ के काम करते हैं। और पावर सप्लाई जो है बिजली आपूर्ति को पूरा करता है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिवाइडेशन देती है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है इसके अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग क्या चीज़ है? प्रोसेसिंग के अंदर एक सिलिकॉन का एक चिप का बना हुआ एक कंपोनेंट रहता है, जिसे अपने सीपीयू बोल देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर दो सेक्शन रहते हैं, ए सीयू और एएलयू। सीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट लॉजिकल यूनिट, जिसे हमारे क्या कहता है? सीपीयू कहा जाता है। और ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। और इसके अंदर इसके क्या है? अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे पेनेटियम, इंटेल कोर i3, i5, i7, ये हमारे क्या हैं? सीपीयू के टाइप। अब आगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है, इनकी कोई भी फिजिकली प्रेजेंटेनेंस नहीं होती है, इसको अपने छू नहीं सकते। और ये डिजिटल मेमोरी में स्टोरेज के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही साथ एक प्रोग्राम हो रहते हैं, जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक डाटा या ऑडियो आदि को, कई तरह के डाटा को ये क्या करते हैं? उस प्रोसेसिंग में लेके हमारे को आउटपुट देने में हेल्प करते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो बारी आती है, सबसे पहला आता है हमारा कीबोर्ड जो है हमारा अलग अलग तरह के आते हैं। ये देखने में थोड़ा अलग है, कोई अलग अलग अपने हो सकता है अलग तरह का देखा हो। तो कीबोर्ड जो है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली डिवाइसेस है, जिसके हमारे क्या है? अलग अलग लैंग्वेजेस में हम डाटा इनपुट करते हैं। और कीबोर्ड के अंदर हमारे सबसे पहले जो कह सकते हैं बेसिक कीज़ हैं, वही हमारी अल्फ़ाबेटिक कीज़ आ जाती हैं, जो कि हमारा टाइप वर्क वगैरह वर्क डाटा इनपुट करने के लिए मल्टीपल लैंग्वेज में लिए भी इनको यूज़ में लिया जाता है। और इसी तरह सबसे ऊपर जो आ जाती है हमारी फंक्शन कीज़, और फिर इधर मॉडिफाइज कीज़ भी आ जाती हैं, और इधर न्यूमेरिक कीपैड। और ये सबसे बड़ा जो बटन है वो हमारा स्पेस बार आ जाता है। और इसके अंदर कुछ
कह सकते हैं जैसे क्वेश्चंस जो ज़्यादा यूज में आते हैं, जैसे अपने कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, इन बटनों को क्या बोलते हैं? टॉगल की बोलते हैं। और कंट्रोल ऑल्ट की का जो कॉम इनको क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन कुंजी। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि टॉगल की का मतलब हो जाता है कीबोर्ड के ऑन ऑफ करने पे इसका क्या हो जाता है? कीबोर्ड का वर्किंग चेंज हो जाता है। तो कीबोर्ड के अंदर जो ऐसे तीन बटन रहते हैं जो कि हमारे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये हमारे अपने जो है टॉगल की हैं। और जो कैप्स लॉक है, नहीं कैप्स लॉक तो नम लॉक तो ये हो ही गए अपने टॉगल की में। लेकिन इधर जो है हमारा कंट्रोल और ऑल्ट, ये जो है हमारी जो शॉर्ट की आ जाती है, ये आ जाती है कॉम्बिनेशन की, क्योंकि ये दूसरे की के साथ मिलके कॉम्बिनेशन में काम में ली जाती है। और फिर नेक्स्ट आ जाती है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस अब कई तरह की आ जाती है, जैसे अलग अलग है पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जांपल। जैसे माउस है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, ट्रैक बिन पॉइंट हो गया, ग्राफिक टैबलेट होगी, जॉयस्टिक होगी, टच स्क्रीन होगी। ये जो है हमारी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस हैं। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब हमने जैसे माउस हिलाते हैं या कुछ भी हम पॉइंटर के थ्रू हम कुछ लिख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं अलग अलग डिवाइसों से, तो वो क्या हमारी पॉइंटिंग डिवाइस आती है, जो कि यूजुअल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में ये इन्हें बड़े पैमाने पे यूज लिया जाता है। और फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिवाइस आ जाएगी जिसके अंदर ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक माउस की तरह ही रहती है, और जो कि इसकी बॉल जो है माउस के ऊपर की ओर आ जाती है, और इसको अपने घुमा के अपने ट्रैक रोलिंग के उंगलियों के साथ घुमा के अपने इसे यूज में लेते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस आ जाती है वो आती है जॉयस्टिक। ये हमारे गेम खेलने के काम में आती है, कंप्यूटर से जोड़ के गेमिंग कंट्रोल के लिए इन्हें यूज में लेते हैं। और ग्राफिक टैबलेट जो है हमारा इस तरह का टैबलेट आ जाता है, जिस पे हम क्या करते हैं? अलग अलग आर्टिकल या डिजाइंस यूज में बनाते हैं। जैसी डिजाइन में इसमें बनाएंगे, जैसे हम ये लिखेंगे, वैसे इस पे क्या है? वर्कआउट चलता रहता है। और जो उस सेम टू सेम इमेजिनेशन मोशन सहित बना सकते हैं। और फिर आ जाता है स्कैनर। स्कैनर जो है हमारा एक प्रिंटर पेज या ग्राफिक डिजिटल उपकरण है, जो कि छोटे छोटे पिक्सल वाली इमेज को अलग अलग ब्राइटनेस कलर के साथ हमारे सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमें कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को एंट्री करवाता है। या फिर यूँ कह सकते हैं हमारे जो प्रिंटेड पेज हैं, इमेजेस हैं, उनको कंप्यूटर में एज इट इज लाने के लिए स्कैनर को काम में लिया जाता है। मतलब वीजी विंग के तरह काम करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वर्क होता है। मतलब इसका बाई लैंग्वेज अगर पढ़े तो ये एक क्या है? लेजर टेक्निक है, जो कि प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइस मिडी डिवाइस। अब मिडी डिवाइस जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जो कि संगीत कला प्रणाली है, जो कि कंप्यूटर के साथ सूचना प्रसारण करने के लिए अलग अलग वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। उसके लिए इनको कीबोर्ड से जोड़ के यूज में लेते हैं, और कलाकार इसमें अलग अलग कैप्चर संगीत जो कि बनाते संगीत में मदद कर लिया जाता है और प्ले कर सकता है। इन डिवाइसेस को क्या बोल देते हैं? मिडी डिवाइस। और फिर आता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर और मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। अब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन क्या चीज़ है? जो कि क्या करता है? करेक्टर को पहचानने की तकनीक है, और ये बैंकिंग उद्योग प्रोसेसिंग को काम में करने, चेक को जांचने, क्लियरेंस के लिए उसे यूज में लेते हैं, जो कि MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन डिजिटल रूप डाटा में बदल देता है, और ये कंप्यूटर को समझता है। क्योंकि हमारा जो चेक मिलता है उसके पे जो नंबर लिखे रहते हैं वो अपने मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखे जाते हैं। उसको रीड करने के लिए बैंकों में MICR को यूज में लिया जाता है। अगली डिवाइस आती है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर।
जो कि एक विशेष तरह का स्कैनर जो पेन द्वारा बनाए गए विशेष पूर्व निर्धारित कोडेड पेंसिल जैसे अपने बबल्स ओमर शीट भर के आते हैं, उनको रीड करने के लिए इसको यूज़ में लेते हैं। उस पुस्तिकाओं को जांचने ओमर युक्त जो है उनके लिए हम क्या करते हैं, ओमर रीडर काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि एक एन्कोडेड फॉर्म का इमेज टाइप प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन करता है। और ये जो कि डाटा अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे इसमें कंप्यूटराइज रसीदें हैं या पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, बैंक चालान हो गए, स्टेटमेंट हो गए, इन सब को क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ ले सकते हैं। और टेक्स्ट टू स्पीच में और उस बाइनर्स में भी उपयोग ले सकते हैं। मतलब जैसे अपने लिखे हुए पेजेस हैं और उनको किस में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट टू स्पीच करना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर हमें पढ़ के बता दे, उन चीज़ों के लिए हम क्या लेते हैं, OCR को यूज़ में ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर क्या चीज़ है? बार कोड रीडर हमारे शॉपिंग मॉल्स और उसमें हम देखने को मिल जाता है। वैसे बारकोड रीडर जो है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑफिसों में। और बारकोड इस तरह के क्या आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, और उनको रीड करने के लिए या QR को रीड करने के लिए उसको क्या करते हैं, हम बारकोड रीडर को काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, जो कि हमारी क्या करते हैं, ऑडियो डाटा को माइक्रोफोन के जरिए रिकॉर्ड करता है, ये उपयोग में ले सकते हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर से जुड़ के हम इसको ऑडियो कैप्चर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा वेब कैमरा, जो कि वेब कैमरा क्या करता है, वेब कैमरा है हमारे कंप्यूटर से जुड़ के हमारे क्या करते हैं, इमेज या वीडियो को कैप्चर करने के लिए यूज़ में लेते हैं, जो कि किसी आइटम पर फोकस करके या पिक्चर कर ले सकते हैं, और साथ ही साथ डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं। ये तो सारी थी कि हमारी इनपुट डिवाइसेस। इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस रहती हैं, जैसे बायोमेट्रिक मशीन होगी या स्मार्ट कार्ड हो गए। तो ये हमारी क्या है, बायोमेट्रिक मशीन, जैसे अभी एक दो चीज़ें लिख देता हूँ मैं, बायोमेट्रिक मशीन, स्मार्ट कार्ड, RFID। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, इनपुट में ही काम में आती हैं, जो कि डाटा को इनपुट कर। बाकी और भी बहुत सारी आती हैं, क्योंकि नई नई टेक्निक है, नई नई रोज रोज आविष्कार हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी डिवाइसेस बनाएंगे, जैसे बॉडी स्कैनर हो गया। तो ये सारे अलग अलग हैं। अब अपने जो चर्चा करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली है वो हमारी मॉनिटर। और मॉनिटर जो है एक लोकप्रिय डिवाइस है, जिसे हम क्या काम में लेते हैं, सूचनाओं को देखने के लिए काम में लेते हैं। और इसमें टाइप आ जाता है CRT आ जाता है इस, और CRT का पूरा नाम आ जाता है कैथोड रे ट्यूब, जो कि एक डिवाइस है जो कि देखने में टीवी जैसा रहता है, और इसमें कैथोड रे ट्यूब रहती है, और अलग अलग पावर इलेक्ट्रॉनिक बीम का उपयोग करके स्क्रीन पर पिक्चर बनाती है। जैसे पुराने ज़माने में अपनी ट्यूबलाइट होती थी, उसमें एक प्रोटोटाइप से लगता था हमारे को कि लाइट आते ही स्टार्टर एकदम ऑन होता था, अलग अलग किरणें से क्या होती थी, हमारे को रोशनी प्राप्त होती थी। वैसे ही इसके मॉनिटर के अंदर क्या, CRT के अंदर हमारे क्या है, अलग अलग पिक्सल्स के अंदर या अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब जो अपनी यूज़ होती है, उससे इलेक्ट्रॉनिक बीम का उपयोग करके हमारे क्या है, पिक्चर को बनाती है। और इसे डायनोलॉजी रूप में मापा जाता है, और इसे जो एक तरह से पिक्चर जो है रिजोल्यूशन जो कहलाता है, वो है हमारा इसके अंदर मेजरमेंट करते हैं। अब रिजोल्यूशन और पिक्सल, पिक्सल क्या होता है, एक फोटो का एक बिंदु। पिक्सल क्या हो जाएगा, एक बिंदु। और टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या आ जाते हैं, रिजोल्यूशन। तो छोटे
मतलब एक पिक्सल के पिक्चर का छोटा सा बिंदु या डॉट बने रहते हैं जिसे मिलाकर इमेज को प्रदर्शित करते हैं। और जो भी स्क्रीन डॉट के बीच में कोई रिक्त जगह रह जाती है उसे क्या बोलते हैं, डॉट पिच बोल देते हैं। एक स्क्रीन में छोटे छोटे डॉट पिच होंगे, उस स्क्रीन पर पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। ये हमारा जो है मॉनिटर का आ जाता है। अब मॉनिटर के अन्य टाइप्स बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे मॉनिटर के टाइप की अगर बात करें, सबसे इसमें फ्लैट पैनल मॉनिटर, जो कि सीआरटी मॉनिटर को जब बदला गया था तब दूसरा जो आया था हमारे पास फ्लैट पैनल मॉनिटर आया था। इसमें अलग अलग तरह के डाटा को उपयोग के लिए अलग अलग मॉडल्स आए, जैसे एलसीडी है, एलईडी है। ये हमारे क्या थे, नए इसके आविष्कार मॉनिटर के टाइप जो में। अब ये क्या है, एलईडी एलसीडी क्या है, मॉनिटर को स्लिम करके, क्योंकि मॉनिटर में क्या थे, ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक बीम्स का, लेकिन इसके अंदर क्या ट्रांजिस्टरों का यूज करके एक अलग अलग लेयर्स को, प्रकाश लेयर्स के थ्रू गुजरता है और एक फ्लैट पैनल मतलब एक स्लिम स्क्रीन के रूप में उपयोग किया जाता है इन्हें। इसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा जो सबसे बढ़िया एक लाइट इमिटिंग डायोड, इनको यूज किया जाता है, जिससे क्या है रोशनी के रूप में हमारे को एक क्रिस्टल क्लियर हमारे को इमेजेस शो होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा दूसरा बिंदु वो आ जाता है प्रिंटर। अब मॉनिटर और प्रिंटर में क्या अंतर आ जाता है, मॉनिटर जो है हमारे को सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराता है और इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। जबकि प्रिंटर से जो हम प्रिंट ले लेंगे वो क्या हमारा हार्ड कॉपी हो जाएगा, उसमें हम कोई भी चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो प्रिंटर की इंफॉर्मेशन क्या है, परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट में होती है। इसको अपने क्या बोल देते हैं, हार्ड कॉपी बोल देते हैं, जो कि कागज़ पे छपा एक प्रिंट हो सकता है या बुक्स भी हो सकती है, न्यूज़पेपर है, वो भी क्या है हार्डवेयर है। भैया मतलब अपना क्या आ गया, प्रिंटर से निकला पेज क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी। ठीक है। और प्रिंटर आमतौर पर क्या है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो टाइप रहते हैं प्रिंटर के। और इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में आ गया। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सी होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, वो समझ लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर करेक्टर प्रिंटर आ जाता है, जो कि क्या करते हैं, एक एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं। और इसके जो लोकप्रिय उदाहरण हैं करेक्टर प्रिंटर के, डॉट मैट्रिक्स और डेजी वहील हैं। करेक्टर प्रिंटर मतलब एक एक करेक्टर को प्रिंट करता है, जिसके अंदर डॉट मैट्रिक्स मतलब एक एक डॉट को इस तरह प्रिंट करते हैं, जैसे कि अपनी सुइयां लगी हुई है, अपने मार्क्स बैंकिंग स्टेटमेंट, इस तरह डॉट मैट्रिक प्रिंटर प्रिंट करते हैं। और करेक्टर प्रिंटर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या है, एक समय में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। और इनमें जो प्रकार हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर इसके वर्गीकरण में आते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली मैकेनिज्म के ऊपर ये वर्कआउट चलता है इनका। और पेपर हेड के बाद में उपस्थिति एक रिबन को बार छूने से वांछित अक्षरों को क्या कर देती है, प्रिंट कर देती है। जैसे कि लाइन मैग्नेटिक रोड उस पर हेड पे पेज पर जैसी छूती है, वैसे क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। और इसकी जो है 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट हो सकती है। मतलब इसका जो प्रिंटिंग का जो मेजरमेंट है वो किस में आ जाता है, LPM, लाइन पर मिनट। और इसका जो आता है वो आता है CPM में, कैरेक्टर पर मिनट। और नेक्स्ट आता है प्रिंटर के अंदर ही जो दूसरा रूप आ जाता है वो आ जाता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसकी तेज़ गति से प्रिंट करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिना आवाज़ के साथ काम करते हैं, चुपचाप काम करते रहते हैं। और साथ ही साथ इनके अंदर जो है हमारे इंकजेट और लेज़र,
ये हमारे इसके दो महत्वपूर्ण मेन दो टाइप हैं। इंकजेट प्रिंटर जो है हमारे स्प्रे विधि का उपयोग करके काम में लिए जाते हैं, और इसमें कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों तरह के प्रिंटर हमारे को मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमारी इंक कौन सी चलती है, CMYK कलर चलती है। इंकजेट प्रिंटर में जो कि सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक को हम डिफाइन करते हैं ज़्यादातर। और इसी तरह लेज़र प्रिंटर जो है, लेज़र प्रिंटर के अंदर हमारे जो हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए इन्हें यूज़ में लेते हैं, और इसके अंदर जो है मोस्टली ब्लैक कलर में यूज़ किया जाता है। और महंगे कुछ लेज़र प्रिंटर आते हैं, उनमें कलरफुल लेज़र प्रिंटर भी आते हैं। इनके अंदर हमारी जो है टोनर को यूज किया जाता है, जिसे हम ड्राई इंक के नाम से जानते हैं। तो लेज़र प्रिंटर में ड्राई इंक यूज होती है, और इंकजेट की प्रिंटर में एक तो स्पीड तेज होती है, और इसे किस में मानते हैं, PPM के अंदर, पेज पर मिनट। उसके अंदर हमें इसकी स्पीड की गति को मापा जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट जो है प्रिंटर का टाइप, वो है हमारा थर्मल प्रिंटर। इन प्रिंटरों के अंदर क्या है, इंक यूज नहीं होती, इसमें क्या होता है, स्पेशल पेज, स्पेशल पेज यूज किया जाता है इसके अंदर। और इन्हें ज़्यादातर ATM के अंदर, प्रिंटिंग के अंदर यूज लेते हैं, या फिर हमारे आजकल बसों में भी मिल जाता है, एक मशीन होती है जिसमें हमारे को टिकट काट कर दे देता है। तो वो जो प्रिंटिंग मशीनें हैं वो हैं हमारे थर्मल प्रिंटर्स, जिसे सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ किया जा रहा है, और इनमें कोई भी इंक यूज़ में नहीं ली जाती। और फिर आ जाता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर जो है हमारा इंजीनियरिंग और हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के काम में लेते हैं। बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम को प्रिंट करना हो तब हम क्या यूज़ लेते हैं, प्लॉटर यूज़ में लेते हैं। तो ये हमारे क्या थे, प्रिंटर। अब जो नेक्स्ट बारी आती है वो आउटपुट की डिवाइस आती है, वो आती है हमारे स्पीकर, जो कि हमारे ध्वनि प्रसारण के लिए काम लेते हैं। बड़े बड़े डीजे कह सकते हो, ये स्पीकर्स हैं, वो क्या है हमारे ध्वनि प्रसारण में अपने यूज़ लेते हैं स्पीकर्स। तो वो हमारा क्या है, आउटपुट उपलब्ध करवाता है। और फिर आ जाता है हमारा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, जो कि अलग अलग तरह से हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर या अपने बड़े डुप्लीकेट स्क्रीन्स, कह सकते डुप्लीकेट स्क्रीन मतलब एक्सटर्नल वाइड स्क्रीन दिखाने के लिए भी हम इस प्रोजेक्टर को यूज़ में लेते हैं। अब कुछ डिवाइसेस ऐसी आ जाती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आती है, मतलब दोनों में काउंट होती है। जैसे कौन कौन सी हो सकती है, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन जो है आज के टाइम में थोड़ा कम यूज़ लेते हैं, वो बात अलग है, या नए के बराबर हो चुका है यूज़। लेकिन एक तरह का क्या, ये प्रिंटर कम टेलीफोन कंबाइन कॉम्बो है, जो कि एक मशीन से दूसरी मशीन में हम क्या डाटा ट्रांसमिट करते हैं, वो भी टेलीफोन लाइन का उपयोग करके। और फिर आ जाता है डिवाइस। मल्टीफंक्शन डिवाइस के अंदर हमारा आ जाता है अलग अलग तरह की डिवाइसेस, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों यूज में ले लेते हैं। मतलब प्रिंटर और अपना स्कैनर भी हो सकता है कॉम्बो में, और प्रिंटर, स्कैनर और फैक्स मशीन भी हो सकती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक साथ अलग अलग तरह के इनपुट और आउटपुट दोनों काम करते हैं। वो हमारी क्या होगी, मल्टी फंक्शन डिवाइस। अब जो नेक्स्ट आ जाता है डिवाइस, वो आती है हमारी मोडेम। और मोडेम जो है हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, जो कि एनालॉग और सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और इसे हम क्या करते हैं, इंटरनेट के टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में डील करेंगे या पढ़ेंगे। और ये इंटरनेट को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण डिवाइस है। और फिर नेक्स्ट आ जाती है टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा। ये सारी डिवाइसेस क्या हैं, मल्टी फंक्शन डिवाइसेज। इन डिवाइसों को हम मल्टी फंक्शन डिवाइसेज में लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारा क्या है बिंदु, वो है कंप्यूटर मेमोरी।
कंप्यूटर मेमोरी जो है हमारा एक ब्रेन की तरह काम करता है, जो कि कंप्यूटर में डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। और ये हमारे इस टाइप से डायग्राम में हम आसानी से समझ सकते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर की मेमोरी जो है हमारे 3 टाइप की आ जाती है, जिसके अंदर कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मुख्य मेमोरी रहती है। और ये जो डायग्राम बताया गया है ये कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप्स हैं, जिसके अंदर अपने कैश मेमोरी भी आ गई, प्राइमरी मेमोरी भी आ गई, रैम भी आ गई और सेकेंडरी मेमोरी ऑफलाइन स्टोरेज भी आ गई। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये सारा क्या कॉम्बो हो जाता है जिसे सीपीयू। अब ये कैसे समझेंगे, जैसे हम इस डिवाइस से इस डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करना है तो हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। सीधा डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं ले पाएंगे डायरेक्टली, हम इसे यूज़ डाटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने करना है तो हमें क्या, एक प्रोसेस से जाएगा। पहले ये डाटा सीपीयू के माध्यम से क्या है, रैम और हार्डवेयर और कैश में कोऑर्डिनेट होकर ये डाटा ट्रांसमिटिंग होती है, जो कि हमारे कैसे क्या है, जो डाटा को रैम और सीपीयू के बीच में क्या है, स्पीड को कंट्रोलिंग के लिए अपने ये छोटे छोटे रजिस्टेंस ट्रांजिस्टर्स को यूज़ में लेके करते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली आ जाते हैं और उसके रूप में ये वर्कआउट करते हैं। जैसे कैश मेमोरी सब क्या है, एक बहुत ही महंगी अर्धचालक सेमी कंडक्टर मेमोरी हो जाती है, जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी जिसे अपने बोल दिया जाता है प्राइमरी मेमोरी, उससे बोलते हैं, जो कि गति बढ़ाने के लिए यूज़ में लेते हैं और बार बार सीपीयू द्वारा काम में ली जाने के लिए किया जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क कैश मेमोरी को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और सीपीयू उन्हें क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। मतलब जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन करते हैं कुछ जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फाइलें वो किस में लोड हो जाती है, प्राइम मेन मेमोरी में लोड हो जाती है। वो प्रोसेस कौन करवाता है, ये हमारा कैश मेमोरी के द्वारा हो पाता है। और कैश मेमोरी उसके अंदर ये सारा वर्कआउट करती है, जिसे क्या करती है, सीपीयू उसे क्या कर सकता है, उसे बार बार यूज में ले सकता है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा, इसी के अंदर ही इसको क्या है, जो कैश मेमोरी का अगर बात करें तो कैश मेमोरी इसका जो है, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में लो टाइम एक्सेस का उपयोग करती है और अस्थायी उपयोग कर डाटा को स्टोर करती है। साथ ही साथ मेमोरी और संग्रहित करती है, साथ में छोटी अवधि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसे स्टोर किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशंस क्या आ जाती है, इसकी इसकी कैपेसिटी, कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहती है। और फिर आता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी बोल रहे थे, और इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके डाटा क्या हो जाता है, जब तक कंप्यूटर अपना वर्कआउट करता है तभी तक वर्क करती है, अदरवाइज ये क्या होती है, डाटा अपना लॉस हो जाती है, जिसके अंदर अपने रैम आती है और इसी के अंदर डाटा लॉस हो जाता है। डाटा लॉस क्यों होता है, क्योंकि लाइट जाती है, ये बंद हो जाएगा जैसे। और इसके अंदर सेमी कंडक्टर अर्धचालक जिसे से बनी रहती है ये, और सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर से मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये दो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं अपने मेन मेमोरी के। अब इसके अंदर क्या है, रैम और रोम। और रैम क्या है, हमारा पावर ऑन ऑफ करने पे क्या डाटा लॉस कर दे हो जाता है, उसका लैप्स हो जाता है, जबकि रोम का डाटा लॉस नहीं होता। तो ये इसके अभी अंतर आएंगे, उसके बारे में और डिटेल में आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, जैसे अभी इसमें बताया भी हुआ है कि रैम क्या है, परिवर्तनशील वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रोम जो है प्रोग्रामेबल ईपी रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण है। और साथ ही साथ मेमोरी की जिसकी विशेषता है, यह जो वह मेमोरी है जिस पर कंप्यूटर के वर्तमान में कार्य करता है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
करंट में जो कंप्यूटर अपना वर्क कर रहा है कौन सी मेमोरी पे करता है, वो करता है हमारी मेन मेमोरी पे, और इसके गति स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी तेज़ होती है। और कंप्यूटर जो है प्राइमरी के बिना चल नहीं सकता। ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फिर आती है रैम, जिसे हम क्या करते हैं रीड और लिखने के लिए उपयोग में लेते हैं। लिख साथ ही साथ यूज़र रीडिंग पढ़ने के साथ साथ इंफॉर्मेशन को लिख भी सकता है, राइट भी कर सकता है, और लोकेशन के निर्देश करने के बाद क्या है एक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। और रैंडम एक्सेस इसे माना जाता है। साथ ही साथ इस मेमोरी के अंदर क्या है, सेल को भी सीधा एक्सेस कर सकते हैं और उसे मेमोरी सेल का एड्रेस पता हो बस। अब जो चीज़ है, रैम जो है डाटा अपने क्या है तब तक इसका वर्क होता है जब तक इसके अंदर कंप्यूटर में पावर लाइट हो, अदरवाइज ये क्या डाटा लॉस हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा इसी के अंदर अंदर रैम के ही टाइप आ जाते हैं। वो आ जाता है हमारा डी रैम और एस रैम। डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक डी से, और एस रे स्टैटिक, ये इसके फुल नेम आ जाते हैं। अब डी रैम और एस रैम ये जो है हमारे, डी रैम जो है कंप्यूटर में बार बार रिफ्रेश होती रहती है, इसे बार बार अपने यूज़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ लेने वाली मेमोरी कंप्यूटर सीपीयू बार बार जो ताज़ा करने के लिए जो यूज़ में ली जाती है वो ली जाती है डी रैम। और उसके बाद जो है हमारा एस रैम जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि सीपीयू के साथ मिलकर काम करती है और ये क्लॉक रेट यूज़ में आती है। अब इसी के अंदर जैसे ये रेट यूज़र है, और एस और डी रैम एस डी रैम जो आ जाता है, ये रैम जो डाटा का स्थानांतरण क्लॉक के दोनों किनारों पर करता है। डी डी आर मतलब ड्यूल डाटा रेट, मतलब दोनों डबल स्पीड से ये डाटा को ट्रांसमिट करती है। ईडीयू मतलब एक्सटर्नल डाटा आउटपुट रैम, ईडीओ, जो कि किसी भी मेमोरी स्थान लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है और 256 बाइट्स पे ये डाटा स्टोर करते हैं। तो रैम जो है हमारे सीपीयू के अंदर एक तरह से क्या काम करती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि रीड ओनली मेमोरी रहती है, जिसे अपने नाशवान मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, वोलेटाइल मेमोरी, जो कि हमारी क्या है अस्थिर मेमोरी होती है। इसके जो टाइप हैं डी रैम और स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो है क्लॉक रेट यूज लेती है, और डी रैम जो है बार बार जो कंप्यूटर को अपने रिफ्रेश करते हैं उसके लिए यूज में ली जाती है। और रीड ओनली मेमोरी वो है हमारी रोम, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और बिजली के बंद होने मतलब कंप्यूटर जैसे बंद भी हो जाता है तो हमारा का डिवाइस वर्कआउट करता रहता है। और परमानेंट स्टोर के लिए भी इसे उपयोग में ली जाती है। और इसके जो टाइप्स आ जाते हैं पी रोम, ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी आ जाती है। इसके अंदर जो है एक बार जैसे पी रोम है, पी रोम के अंदर जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी डाटा जो है एक बार अगर अपने इसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो इसको अपने डाटा दोबारा रिमूव नहीं होता। इसमें सिर्फ वन टाइम ही डाटा अपने बेनिफिशियरी से यूज़ में लेता है, या यूँ कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर इसमें डाटा प्रोग्रामिंग करता है। फिर ईपीनोम क्या कहता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर डाटा को चेंज किया जा सकता है लेकिन 15 मिनट यूवी किरणों के द्वारा उसको इरेज किया जाता है। पी रोम को अंदर सूचनाओं को बदल तो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है हम यूवी किरणों को यूज में लेना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा कह सकते हैं हार्डवेयर की जिसकी नॉलेज हो वो कर पाता है। और इसके अंदर डाटा को कंटेंट मिटा सकते हैं और साथ में उसे चेंज किया जा सकता है किसी हिस्से को। और
कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जैसे प्रोसेस द्वारा स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन को किसी एक हिस्से को मिटाना संभव नहीं, बल्कि पूरा कंटेंट ही मिटाया जा सकता है, और साथ ही सस्ती एक लोकप्रिय भी रहती है। मतलब इसके अंदर जो है यूवी किरणों के माध्यम से हम डाटा को इरेज कर सकते हैं और उसमें नया इंफॉर्मेशन चेंज मतलब फीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्लैश मेमोरी, जो कि एक विद्युतीय प्रभाव द्वारा मिटाने मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल के माध्यम से हम इसे क्या कर सकते हैं, डाटा को इरेज कर सकते हैं और दोबारा राइट कर सकते हैं। और इसका उपयोग ज़्यादातर डिजिटल कैमरे MP3 प्लेयर में किया जाता है, और एक एज लाइक इंटरनल मेमोरी के रूप में भी इसे यूज में लेते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर पे क्या स्थायी रहती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारे कंप्यूटर में नॉन वोलेटाइल के रूप में भी इसे जाना जाता है, और इसमें क्या डाटा स्पीड क्या काफ़ी स्लो होती है, और इसके अंदर अलग अलग तरह के रहते हैं, जैसे सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस मतलब इसे क्या है क्रम से चलाना पड़ता है, और डायरेक्ट एक्सेस मतलब इसे सीधा चलाना पड़ता है। और सिक्वेंशियल एक्सेस का सिर्फ एक ही एग्जांपल आ जाता है, वो आ जाता है मैग्नेटिक डिस्क। इसके अंदर सिक्वेंशियल एक्सेस में कौन सा आ जाएगा, मैग्नेटिक टेप। सिक्वेंशियल एक्सेस के अंदर आएगा हमारा मैग्नेटिक टेप, और बाकी सब किस में आ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सेस के अंदर आएंगे मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, जिप ड्राइव है, डिस्क पैक है, विंचेस्टर डिस्क है, और ऑप्टिकल डिस्क है जो होगी CD DVD, और मेमोरी स्टोरेज के अंदर फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ये सब जितनी भी डिवाइसेज हैं सारी की सारी क्या हैं, सेकेंडरी डिवाइसेज। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डाटा को स्टोर करके रखने देते हैं, और CPU सीधे इन मेमोरी को नहीं ले सकता, बल्कि इनपुट और आउटपुट्स रूटीन द्वारा मेमोरी को एक्सेस करता है। मतलब CD या DVD CPU डायरेक्ट नहीं करेगा, किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन से इसे वो रीड आउट कर पाता है। और इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है हमारी DVD स्कैन मेमोरी। CD DVD ले लेते हैं। CD DVD जो है उससे भी पहले हम ले लेते हैं स्कैन मेमोरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी दोनों टाइप की होती है, और ये बैकअप के रूप में उपयोग में लेते हैं हम। और पावर ऑन ऑफ होने पर भी इसका क्या है, डाटा लॉस नहीं होता, डाटा क्या है इसमें स्थायी रह जाता है। और बड़े बारकिम डाटा को, लार्ज वॉल्यूम डाटा को इकट्ठा करने में के लिए हम क्या यूज़ ले लेते हैं, हार्ड डिस्क ले लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाटा स्टोरेज हार्ड डिस्क में ही आता है। और फिर जो बारी आती है वो आती है हमारे इसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है भारी डाटा को स्टोर करके रखने का काम आता है, और डिजिटल इमेज रिट्रीव करने के लिए भी किया जाता है, और एक से ज़्यादा तेज गति से घूमने वाली डिस्क, फ्लैट रोटिंग डिस्क, जो कि चुंबकीय मैग्नेटिक सामग्री को कोटेड होती है। मतलब हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटें लगती हैं वो क्या है, कोटेड किससे होती है, मैग्नेटिक लेयर से। और प्लेटर्स को सतह को जानकारी को लिखने या पढ़ने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, मैग्नेटिक हेड यूज करते हैं, और आर्म के रूप में ये व्यवस्थित किया जाता है। इसका भी डायग्राम है। और उसके बाद जो है इसके अंदर अपने क्या आ जाते हैं, ये हमारा आ गया हार्ड डिस्क का इंटरनल डायग्राम। ये हमारी प्लेट है, और इधर आर्म्स, और इसके ऊपर क्या हर प्लेट पे क्या अलग अलग हेड लगे रहते हैं, और इसको अपने शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, HDD भी बोल दिया जाता है। HDD हाई कैपेसिटी, और इसकी HDD की विशेषताएं कैपेसिटी, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस रहती है। और 1 टेराबाइट डिस्क ड्राइव जिसे अपने क्या बोलते हैं, 1000 गीगाबाइट की होती है। यहाँ 1 GB बराबर 1 अरब बाइट बिलियन बाइट की क्षमता होती है, और इसमें डाटा सेट करते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा
ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो है इसके अंदर हमारे सीडी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये इनके क्या है, अन्य नाम आ जाते हैं डी सी डी डीवीडी के। और आर डब्ल्यू, ये क्या चीज़ है? आर मतलब रिकॉर्डेबल, और आर डब्ल्यू री राइटेबल। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर क्या है, सीडी जो कि अपने रोम सिस्टम पे काम करती है। रोम मतलब राइट वंस रीड मैनी, जो कि डाटा को बार बार इरेज और राइट करने के लिए यूज में लेते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, लेजर बीम की सहायता से इसमें क्या है, डाटा को पढ़ा या लिखा जाता है। इसकी कैपेसिटी जो है 650 से 700 MB रहती है, और डीवीडी के अंदर 4.7 GB, और और उसके जो DDR डबल ड्यूएल डबल लेयर आ जाती है, उसमें 8.5 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। और इनके अंदर जो आर है, तो आर क्या, रिकॉर्डेबल, जो कि राइट वर्स रीड बैनी के तर्ज पे काम करती है। साथ के साथ इसके अंदर क्या, डाटा को वन टाइम रीड मतलब अपने रिकॉर्ड किया जाता है, और रीड आप कितनी बार मर्जी कर सकते हो। फिर बारी आती है इसी के अंदर री राइटेबल, जिसके अंदर डाटा को बार बार सूचनाओं को हटा के दोबारा अपने क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो डीवीडी डीवीडी का जैसे इसमें क्या साइज का अंतर आ जाता है, कैपेसिटी का अंतर आ जाता है। सीडी से ज़्यादा जो डाटा स्टोर कर पाते हैं वो अपने डीवीडी में कर पाते हैं, और डीवीडी से भी ज़्यादा ड्यूल साइड वाली आ जाती है, उसे बोल देते हैं अपने ड्यूल लेयर। और उसके बाद आती है हमारे ब्लू रे डिस्क, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 500 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसे अभी बताया, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल और वीडियो डिस्क, दोनों इसके नाम है, और दोनों ही पेपर में कई बार आ जाते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है वो अपने 4.7 GB रह जाती है। और ड्यूल रे लेयर डिस्क, ये ब्लू रे डिस्क आ गई, जिसको अपने 50 से 500 GB तक अपने आसानी से डाटा स्टोर किया जा सकता है। फिर है पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज मीडिया में, जो कि हमारा क्या है, एक छोटा सा पोर्टेबल, जो कि कंप्यूटर में USB पोर्ट में हम लगा के आसानी से उसे यूज लेते हैं और डाटा ट्रांसमिट के लिए काम में लेते हैं। और इसमें तब तक डाटा सुरक्षित रहता है जहाँ पर तब तक हमें उसे डिलीट नहीं कर देते। बाकी इसमें डाटा कहीं भी आसानी से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से हम मूव किया जा सकता है। फिर स्मार्ट की मीडिया कार्ड, जिसे SSD बोल दिया जाता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड, जो कि कैमरों में सबसे या मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग आ जाते हैं मिनी SD और माइक्रो SD। मिनी SD जो कि हमारा रह जाता है स्मार्टफोन वगैरह में यूज़ करने वाला, और माइक्रो SD जो कि छोटा, उसकी विशेषताएं अलग रहती हैं, क्योंकि अलग अलग जैक के हिसाब से आते हैं, उनके अंदर ही हम उसको फिट कर पाते हैं। कैमरे का थोड़ा बड़ा आ जाता है, मोबाइल का थोड़ा छोटा आता है, तो अलग अलग उसमें हमारे कार्ड आते हैं। अब इसमें छोटा सा कैसे, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, कंप्यूटर के रैम और रोम में अंतर, CD रोम कैसे काम करता है, तो ये जैसे क्वेश्चन कह सकते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी अपने प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप आ जाते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को, कंप्यूटर को फास्ट वर्किंग के लिए भी यूज़ में लेते हैं मेन मेमोरी को, और सेकेंडरी मेमोरी को हाई डाटा को, लार्ज वॉल्यूम डाटा को हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम स्टोर करके रखने के लिए काम में लेते हैं। और फिर बारी आती है इसी के अंदर नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, वो है
कंप्यूटर का प्रोसेसिंग कैसे चेक करेंगे। तो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग भी हमारा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन चेक करना। तो कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे हमारा कंप्यूटर में क्या मेमोरी लगी हुई है, क्या मतलब अपने हार्ड डिस्क लगी, क्या रैम लगी है, तो उसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग उसके सेटअप है, जैसे विंडो एक्सटर्नल है, उसके यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली उसकी प्रोसेसिंग विशेषताओं को, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, या उसकी क्लासिफिकेशन देखने कई तरीके यूज में लिए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है, हम स्टार्ट मेनू में जाना होता है और उसके अंदर सिस्टम इंफॉर्मेशन लिख के सर्च करते हैं, तो इस टाइप से हमारे को क्या है, इंफॉर्मेशन हमारे को कंप्यूटर में मिल जाती है। या फिर सिस्टम पे टाइप करके उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे को ये डिटेल मिल जाएगी, जिसके अंदर कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर का ओएस का नेम आ जाएगा, कंप्यूटर का नेम आ जाएगा, उसकी एड्रेसेस, उसमें रैम, ये सब चीज़ें उसमें हमारे को मिल जाती है। ये सारी पिक्स आपके बुक्स में भी हैं, तो उसमें आप आसानी से बराबर, अगर आपको थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो तो उसमें आप देख सकते हो। जैसे इसके अंदर आपका आ गया, कंप्यूटर का नेम आ गया, और इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा है, फिर उसकी डिवाइस की आईडी आ गई, फिर उसका रैम जैसे 4 GB दिया हुआ है, और विंडो 11 और उसका वर्जन, ये सब चीज़ें आप आसानी से उसमें देख सकते हैं। और फिर आ जाता है हमारा जो है नेक्स्ट मेथड, कह सकते हैं कि हमारा स्टार्ट मेन्यू पे हम क्या लिख सकेंगे, सिस्टम इंफॉर्मेशन के रूप में भी हम देख सकते हैं, या फाइल पे जाके हम उससे क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, उसे सेव भी कर सकते हो। और एक मेथड और हो जाता है जिसे हम CMD मेथड बोल देते हैं, कमांड प्रोम्प्ट। और उसके अंदर हम क्या करना पड़ता है, स्टार्ट मेन्यू में हमें कमांड प्रोम्प्ट सर्च करना पड़ेगा और उसे एडमिनिस्ट्रेटर रूप में रन करना पड़ेगा राइट क्लिक करके, और उसके बाद उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, सिस्टम इन्फो। और हमें इस टाइप में ब्लैक स्क्रीन पे हमें क्या है, सारी वही सूचनाएं हमें उपलब्ध होगी, जिसके अंदर वही कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर की मेमोरी, कौन सा वर्जन है, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें देखने आसान हो जाती है अगर हमारे को ये सारे स्टेप्स पता हों, अदरवाइज रह जाता है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, कंप्यूटर सिस्टम। और ये इसके क्वेश्चंस वो आप करें, और नहीं आए तो हमारे को दोबारा पूछें। थैंक यू।